आज हम देखने वाले हैं एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जहां अचानक ही एक दिन धरती के नीचे से इंसान खाने वाले डरावने जानवर बाहर आ जाते हैं। इनके शरीर में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों को अपने साथ उठा ले जाते हैं। सिर्फ एक ही दिन में ये जानवर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। देखते ही देखते ये पूरी धरती को तबाह कर देते हैं। लेकिन आखिर में क्या इंसान इन खतरनाक जीवों से बच पाएंगे, यही हम देखेंगे इस मूवी में। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक ऑफिस से, जहाँ ज्यादातर इंजीनियर्स काम करते हैं। रोज की तरह आज भी सब अपने काम में बिजी थे, लेकिन आज उनके एक अली का बर्थडे था, तो सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक उनके ऑफिस के मॉनिटर पर कुछ अजीब से जीव दिखाई देने लगते हैं, जो जमीन के नीचे से ऊपर आते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए सब थोड़े डर गए। फिर भी उन्होंने बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उधर एक एक करके वो जानवर उनके ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। तब बात को चेक करने के लिए एक आदमी ऑफिस के पीछे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, वही डरावना जानवर वहाँ आ गया। असल में ये एक तरह के क्रीचर थे, बहुत ही भयानक दिखने वाले। और फिर उनमें से एक क्रीचर सीधे ऑफिस के हेड पर हमला कर देता है और उसे मौके पर ही मार डालता है। उधर ऑफिस हेड की चीख सुनकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। देखते ही देखते ऑफिस के अंदर और भी कई सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्रिएचर्स इतने बड़े और ताकतवर थे कि उन्होंने एक एक करके पूरे ऑफिस के लोगों को मार डाला। अब सीन बदलकर बाहर की दुनिया दिखाया जाता है। असल में ये क्रिएचर्स अचानक ही धरती पर आ गए थे। दूर से देखने पर ये कुछ चमगादड़ जैसे लगते थे, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा था। इनके शरीर में इतनी ताकत थी कि ये पल भर में इंसानों को उठा ले जाते थे। साथ ही इनकी प्रजनन क्षमता भी बहुत तेज थी, इसलिए ये बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल गए और हर जगह इंसानों पर हमला करने लगे। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इन भयानक क्रीचर्स के हाथों मारे गए। ये क्रीचर्स बहुत ही अजीब थे। ये जैसे आसमान में उड़ सकते थे, वैसे ही जमीन पर भी चल सकते थे। यहाँ तक कि ये अंधेरी सुरंगों या गहराई वाले गड्ढों से निकलते थे और इनका स्वभाव ऐसा था कि जब भी ये गड्ढे से बाहर आते तो झुंड के झुंड में निकलते थे। इसी वजह से उन्हें रोकने के लिए लगभग हर जगह आर्मी तैनात कर दी गई थी। फिर आर्मी हेलीकॉप्टरों की मदद से आसमान में उठकर उन क्रिएचर्स पर हमला करने लगती है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि किसी भी तरह उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया। दिन पर दिन इन क्रिएचर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे उनकी तबाही से पूरी दुनिया की हालत बदल गई। घर, सड़कें, शहर, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। तब सरकार ने एक और ज्यादा ताकतवर आर्मी फोर्स बनाने का फैसला किया ताकि इन क्रिएचर्स को रोका जा सके। इसके बाद वो नई आर्मी फोर्स पूरी ताकत से अपने मिशन पर लग गई। कई रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि ये क्रिएचर्स अंधेरे गड्ढों या सुरंगों के अंदर पैदा होते हैं और वो गड्ढे बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ही गेट कहा जाता था। अब आर्मी ने मैप की मदद से उन सभी गेट्स का पता लगाना शुरू किया और जितनी जल्दी हो सके उन गेट्स को बंद कर दिया। हालांकि उन गेट्स के बाहर अब भी बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद थे, लेकिन इस बार आर्मी पूरी तरह तैयार थी उनका सामना करने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े जहाज, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और भारी हथियारों का इंतजाम किया और फिर अपने आसपास जितने भी क्रिएचर्स थे उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद कहानी हमें लगभग 15 साल आगे ले जाती है। अब सीन एक लैब का है, जहाँ एक लड़की काम कर रही होती है। उसका नाम है लॉरा। लॉरा वहाँ किसी प्रोजेक्ट या रिसर्च पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसका एक साथी आता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? अगर हो गया हो तो चलो कहीं बाहर चलकर कुछ खाते हैं। यहाँ से हमें लॉरा के बारे में थोड़ा और पता चलता है। उसके फैमिली में उसका एक बेटा है और एक पति भी है। हालांकि उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों अब अलग रहते हैं। हर हफ्ते उसका पति उसके घर आता है और उनके बेटे को अपने साथ ले जाता है। आज भी उसका पति बेटे को अपने साथ ले गया है, इसलिए लॉरा आज पूरी तरह फ्री है। उसका कलीग यह बात जानता था, इसलिए उसने आज उसे बाहर खाने चलने को बोले। शुरू में लॉरा जाने से मना करती है, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिरकार मान जाती है और उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम लॉरा के बेटे जेम्स को देखते हैं। जेम्स इस वक्त अपने कॉलेज में है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। उसके दोस्तों में एक खास दोस्त भी है, मिया, जिसके साथ जेम्स का बहुत अच्छा रिश्ता है। जेम्स नोटिस करता है कि आज मिया कुछ उदास लग रही है, तो वो उससे पूछता है, क्या हुआ मिया, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मिया तब कहती है, तुम्हें पता नहीं आज सूर्य ग्रहण है और आज से लगभग 15 साल पहले भी जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तभी वो डरावने क्रिएचर्स धरती पर आए थे, जिन्होंने लाखों लोगों को मार डाला था। मुझे आज बहुत डर लग रहा है। जेम्स हंसते हुए जवाब देता है, अरे यार, डरने की कोई बात नहीं है। उस घटना को पूरे 15 साल हो गए हैं। इन सालों में हर साल सूर्य ग्रहण तो होता ही है, लेकिन कोई क्रिएचर वापस नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? छोड़ो ये बातें, कुछ नहीं होने वाला। वो मिया को हंसाने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे भी तुम्हारा उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगा। कॉलेज खत्म करने के बाद जेम्स अपने घर लौट आता है। वो घर पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसका पिता जॉन वहाँ आ जाता है। जॉन हर हफ्ते की तरह आज भी अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आया है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। हालांकि उसकी पत्नी
लॉरा के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। आज लॉरा भी घर पर ही होती है, वो किचन में काम कर रही होती है। जॉन वहाँ आता है और लॉरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। असल में लॉरा और जॉन की बिल्कुल नहीं बनती। जब भी दोनों आमने सामने आते हैं तो किसी न किसी बात पर बहस जरूर हो जाती है, और यही वजह है कि भले ही उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते हैं। इसी बीच सीन बदलकर हमें आर्मी फोर्स के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, वही फोर्स जिसने करीब 15 साल पहले उन भयानक क्रिएचर्स से लड़ाई की थी। इन 15 सालों में एक बार भी उन क्रिएचर्स को फिर से धरती पर नहीं देखा गया था, लेकिन अब अचानक जिन जगहों पर उन्होंने पहले वो गेट्स बंद किए थे, वहीं कुछ अजीब और खतरनाक संकेत दिखाई देने लगे हैं, यानी शायद कुछ बड़ा फिर से होने वाला है। असल में आर्मी ने उन सभी गेट्स के पास कुछ खास डिवाइस लगाए थे, ताकि अगर वहां कभी कोई दिक्कत या हलचल हो तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। तो अब जब गेट्स से अजीब संकेत आने लगे, कुछ ऑफिसर्स उन्हें चेक करने के लिए वहां पहुंचते हैं, यह देखने की आखिर समस्या क्या है। एक ऑफिसर वहां जाकर डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही वो डिवाइस टूट जाता है और उसी पल सायरन बज उठा है, साथ ही रेड लाइट भी चमकने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ था, गेट के अंदर कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वो भयानक क्रिएचर्स फिर से धरती पर आने वाले हैं। अब सबके बीच डर और अफरा तफरी मच जाती है। उधर रात के वक्त जब जॉन सो रहा होता है, तभी उसका अंकल माइकल उसे फोन करता है। माइकल कहता है, मैंने तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस भेजा है, कल सूरज ग्रहण होने से पहले तुम अपने पूरे फैमिली को लेकर वहाँ चले आना। जॉन हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? माइकल तब गंभीर आवाज में कहता है, यहाँ आओगे तो सब कुछ खुद समझ जाओगे। उधर जेम्स घर पर बैठा टीवी देख रहा होता है, तभी अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि पिछले कुछ दिनों से धरती पर अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। समंदर की मछलियां खुद ब खुद मर रही हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। इसके अलावा और भी कई असामान्य संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब लोग यह समझने लगे थे कि शायद वही भयानक क्रिएचर्स फिर से लौट रहे हैं, क्योंकि 15 साल पहले जब वो पहली बार आए थे, तब भी धरती पर यही तरह के संकेत दिखाई दिए थे। न्यूज चैनलों के जरिए सरकार सबको सावधान और सतर्क रहने की बोल रही थी। इसी बीच कुछ देर बाद जॉन के फोन पर लॉरा का कॉल आता है। लॉरा भी वही न्यूज देख चुकी होती है और अब वो बहुत घबराई हुई होती है, इसलिए वो तुरंत जॉन को फोन करती है। लॉरा गुस्से और डर के साथ कहती है, जॉन, तुम मेरे बेटे को मेरे पास वापस ले आओ। ऐसे खतरनाक हालात में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं खुद अपने बेटे की देखभाल करूंगी। लेकिन जॉन शांत होकर जवाब देता है, जेम्स यहाँ बिल्कुल सेफ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कुछ भी ना हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर लॉरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो बार बार जोर देकर कहती है, मैं अपने बेटे को तुम्हारे जैसे नाकारा आदमी के पास नहीं छोड़ सकती। उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। तो लॉरा की बात सुनकर जॉन अपनी बेटा को देखने जाता है, मगर जेम्स उस समय अपने कमरे में नहीं है। जॉन ये देख बहुत परेशान हो जाता है। जॉन की ये रिएक्शन और बातें सुनकर लॉरा समझ जाती है कि जेम्स उसके कमरे में नहीं है। वो जॉन से कुछ कहने ही वाली थी कि जॉन अचानक फोन काट देता है। अब लॉरा अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। इसी बीच लॉरा के पास उसका वह कलीग आता है, विलियम। विलियम कहता, लॉरा, घबराने की जरूरत नहीं। न्यूज सुनते ही मैंने हमारे रहने के लिए एक सेफ जगह का इंतजाम किया है, एक शेल्टर होम। वहाँ हम पूरी तरह से सेफ रह सकते हैं। खाना पानी सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, तो जल्दी चलो, हमें वहीं होना चाहिए। लेकिन लॉरा कहती है, मैं अपने बेटे जेम्स के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसका पापा उसे कल ले गया था और आज वो उसके कमरे में भी नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। विलियम फौरन जेम्स का नंबर लेता है और उसे ट्रैक कर देता है। इसके बाद वे आसानी से पता लगा लेते हैं कि जेम्स असल में अभी कहाँ है। असल में जेम्स अपने उस दोस्त मिया से मिलने गया था, जिसे वह चुपचाप दिल से पसंद करता था। जैसे ही उसने वह न्यूज देखी, वह तुरंत दौड़कर मिया के पास गया। वे दोनों एक खुले मैदान में लेटे हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ देखा और देखा कि आसमान में सैकड़ों पक्षी उड़ रहे हैं, जो इधर उधर तैरते और उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नजारा देखकर दोनों बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। वहीं मैदान में मौजूद बाकी लोग भी डर के मारे वहां से दौड़कर भाग गए। सभी इस सीन को देखकर समझ गए कि अब क्रिएचर्स के वापस आने में ज्यादा समय नहीं बचा। इसी बीच जेम्स और मिया जब वहां से भाग रहे थे, तो जेम्स के पिता जॉन वहां पहुंच गए और जेम्स को देख तुरंत गले लगा लिया, क्योंकि वह अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित था। अब जॉन जेम्स और मिया को लेकर वहां से जाने लगा है। लेकिन उसी समय विलियम और लॉरा जेम्स का मोबाइल ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं। जेम्स को देखकर लॉरा बेहद खुश होती है। वो जॉन और मिया को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और सभी सेफ जगह की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद विलियम गाड़ी चला रहा होता है और सभी शेल्टर होम की ओर जा रहे होते हैं। तभी जॉन पूछता
पूछता है, हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लॉरा जवाब देती है, विलियम हमें शेल्टर होम ले जा रहा है, वहीं हम सेफ रहेंगे। लेकिन जॉन तुरंत कहता है, नहीं, हम किसी शेल्टर होम में नहीं जा रहे। मेरा अंकल माइकल हमारे लिए पहले से ही एक सेफ जगह तैयार कर चुका है, उसका पता भी मुझे भेजा गया है, हमें वहीं जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे सेफ है। इस पर गाड़ी में लॉरा और जॉन के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अंततः लॉरा की बात मानी जाती है और सभी शेल्टर होम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि शेल्टर होम में पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। असल में शहर के सभी लोग सेफ रहने के लिए यहाँ आ गए थे। इतनी भीड़ थी कि अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं बची थी और बताया गया कि शेल्टर होम पहले ही पूरी तरह भर चुका था, इसलिए अब यहाँ कोई और अंदर नहीं जा सकता। आर्मी ने जॉन, लॉरा, जेम्स और बाकी सभी को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि शेल्टर होम में अब जगह ही नहीं बची थी। लॉरा सभी से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आर्मी उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। इससे लॉरा बहुत परेशान हो जाती है और मजबूरी में सभी को वहीं से वापस लौटना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए लॉरा और भी ज्यादा चिंतित रहती है। जॉन तब सबको लेकर अपने अंकल माइकल द्वारा भेजे गए एड्रेस की ओर जाना चाहता है, लेकिन पता चला कि वह एड्रेस का मैसेज उसके फोन से डिलीट हो चुका है। तभी जेम्स और मिया माइकल को फोन करते हैं ताकि वे फिर से वह एड्रेस प्राप्त कर सकें, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद माइकल फोन रिसीव नहीं कर रहा था। इससे सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और उन्हें इन 10 मिनट में किसी सेफ जगह पहुंचना था, नहीं तो क्रिएचर्स उन पर हमला कर देंगे। अब वे गाड़ी लेकर शहर के हाईवे पर पहुंचते हैं और सभी गाड़ी से उतर जाते हैं क्योंकि दूर से उन्होंने बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए देखा। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आता है कि ये सिंपल पक्षी नहीं बल्कि वही भयानक क्रिएचर्स थे जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके कारण वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। जॉन तुरंत सभी को लेकर वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। वो सबको गाड़ी में बैठने को कहता है और ड्राइव करना शुरू करता है। तभी विलियम जॉन के साथ बहस करने लगता है। विलियम कहता है, गाड़ी मेरी है, मैं ड्राइव करूंगा और जहां मैं ले जाऊंगा वहीं जाना होगा। तुम्हारे लिए हम शेल्टर होम में कोई जगह नहीं निकाल पाए। ये कहते हुए विलियम जॉन से लड़ाई करने लगता है, लेकिन उसी समय ऊपर से एक क्रिएचर अचानक आता है और विलियम को उठाकर उड़ ले जाता है। इस दौरान सूर्य ग्रहण पूरा हो चुका था, जिसका मतलब है कि सभी क्रिएचर्स गेट्स को पार करके पूरे शहर में फैल चुके थे। जॉन तुरंत सभी को गाड़ी में बैठने को कहता है और ड्राइव करके उन्हें वहां से सेफ स्थान की ओर ले जाता है। वह सभी से कहता है, अब किसी भी हालत में हमें इस शहर से बाहर निकलना होगा। रास्ते में वे देखते हैं कि पूरा शहर क्रिएचर्स से भरा हुआ है और वे घर, सड़कें और हर चीज को तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन शहर से बाहर निकलने के लिए अभी भी काफी लंबा रास्ता बाकी था। उनकी गाड़ी में पर्याप्त पेट्रोल भी नहीं था, जिससे जॉन बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि पेट्रोल कम होने की वजह से उन्हें शहर के किसी न किसी हिस्से में रुकना ही पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो क्रिएचर्स उन पर हमला कर सकते हैं। तभी मिया पूछती हैं, आखिर इन क्रिएचर्स का सूर्य ग्रहण से क्या रिश्ता है और ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ गए? फिर वो बताती है, आज से करीब 15 साल पहले जब ये पहली बार आए थे तब भी वो सूर्य ग्रहण के दिन ही आए थे और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो सिर्फ एक ही दिन हमारे पृथ्वी में रहे। उसके बाद पूरे 15 सालों में किसी ने भी एक भी क्रिएचर को कहीं नहीं देखा। तब लॉरा कहती है, असल में 15 साल पहले जो घटना हुई थी उस पर बहुत रिसर्च हुई और लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि शायद इन क्रिएचर्स को भगवान ने खुद पृथ्वी पर भेजा था ताकि इंसान को उसके पापों की सजा दी जा सके, क्योंकि आजकल दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। वरना सोचो, अगर ये क्रिएचर्स सच में इतने खतरनाक हैं तो वो सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों आए थे? कैसे वो अगले ही दिन पूरी तरह गायब हो गए? हालांकि ये बात कितनी सच है ये कोई पक्का नहीं जानता। कुछ ही देर बाद जॉन अपनी गाड़ी को एक जगह रोक देता है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया था। अब उन्हें बचने के लिए कोई और गाड़ी ढूंढना थी। जॉन गाड़ी रोकर सबको गाड़ी के अंदर ही रहने को कहता है और खुद बाहर निकलकर आसपास कोई गाड़ी है या नहीं देखने लगता है। वहां जॉन को लगभग 3 गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन 2 गाड़ियों में कुछ लोगों के शव पड़े हुए हैं। फिर जॉन बाकी एक गाड़ी के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। तभी उसे अपने पीछे एक आदमी नजर आता है। असल में यह गाड़ी उसी आदमी की थी और वह छिपा हुआ था। वह उस आदमी को बताता है कि सामने एक क्रिएचर आया है जो कई लोगों पर हमला कर चुका है और उन्हें मार रहा है। अब वही क्रिएचर उन शवों को खा रहा है, इसलिए वह आदमी यहाँ छिपा हुआ था। अब वही क्रिएचर धीरे धीरे उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा है, जिस वजह से जॉन और वह आदमी नीचे झुककर छिप जाते हैं। सौभाग्य से क्रिएचर उन्हें नहीं देख पाता। इसी बीच जॉन धीरे धीरे अपनी गाड़ी पीछे की ओर ले जाता है, जिससे वह उनकी गाड़ी के कुछ पास पहुंच जाता है। फिर वह इशारे से लॉरा और बाकी सभी को कहता है कि धीरे धीरे उसकी गाड़ी में बैठ जाए। सभी गाड़ी से बाहर निकलकर किसी तरह जॉन की गाड़ी में पहुंच जाते हैं। जॉन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है, उसी समय क्रिएचर उन्हें देख लेता है और हमला करने की तरफ बढ़ता है। तभी वह आदमी जो गाड़ी में था फौरन गाड़ी से उतरता है और हाथ में नमक लेकर क्रिएचर की तरफ फेंकता है। हालांकि इससे क्रिएचर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, बस कुछ समय के लिए वह रुक जाता है। लेकिन ठीक उसी समय क्रिएचर उस आदमी पर झपट्टा मार देता है, जिससे जॉन और बाकी सभी बहुत डर जाते हैं। फिर जॉन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और सभी को लेकर वहां से भाग जाता है। वे काफी दूर निकल जाते हैं और उसी समय जॉन का
अंकल माइकल उनसे कांटेक्ट करता है। इससे वे एड्रेस प्राप्त कर लेते हैं और तुरंत जॉन सभी को लेकर अंकल के बताए गए सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ता है। वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी घर है जिसकी दरवाजा बंद है। सभी मिलकर लगातार दरवाजे पर खटखटाते हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता और अंदर से कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उस जगह के अलावा उनके पास कोई और सेफ जगह नहीं बची थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें और कहां जाएं। असल में उस घर के अंदर जॉन के अंकल माइकल मौजूद थे। साथ में वहां हेनरी नाम का एक आर्मी वाला भी था, जो माइकल की ओर बंदूक ताने खड़ा था ताकि वह दरवाजा न खोले। हेनरी नहीं चाहता था कि उनके अलावा कोई और इंसान उस जगह में आए। इस बीच जॉन और उसका फैमिली दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी अचानक दूर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऊपर देखकर वे देखते हैं कि पहाड़ों की छोटी से हजारों क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रही हैं। इस नजारे को देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनके साथ लड़ना इम्पॉसिबल था। जॉन तुरंत अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वहां के एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर जॉन खुद को क्रिएचर्स से मुकाबला करने के लिए तैयार कर लेता है। जैसे ही क्रिएचर्स उनके पास पहुंचते हैं, तभी उनके अंकल माइकल दरवाजा खोल देते हैं और वे बचकर घर के अंदर चले जाते हैं। माइकल जॉन को गले लगाते हैं और दरवाजा देर से खोलने के लिए माफी मांगते हैं। हालांकि वह यह नहीं बताते कि दरवाजा क्यों नहीं खोला। जॉन वहां माइकल की पत्नी स्टेला को भी देखते हैं। स्टेला सभी का स्वागत करती है। इसके बाद माइकल सभी को हेनरी से मिलवाते हैं, जो कि वही आर्मी वाला है। माइकल उन्हें बताते हैं कि हेनरी भी उनके साथ रहेगा। हेनरी जॉन से वहीं बात करता है। वह कहता है, मैं आर्मी की स्पेशल फोर्स से जुड़ा था, लेकिन क्रिएचर्स के अचानक हमले के कारण मैं अपनी टीम से अलग हो गया। और माइकल अंकल मेरे पिता के दोस्त थे, इसलिए मुझे पहले से ही इस जगह के बारे में पता था। इस वजह से मैं सीधे यहाँ आ गया। जॉन हेनरी के पास एक बंदूक देता है। हालांकि उसे थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर सोचता है कि आर्मी के पास बंदूक होना सिंपल है। इसके बाद माइकल सभी को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। इसी बीच उनके घर के सामने सैकड़ों क्रिएचर्स खड़े थे, जो चारों तरफ से घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह घर इंसान का सेफ्टी के लिए विशेष रूप से बनाया गया था, इसलिए इसकी मजबूती इतनी ज्यादा थी कि क्रिएचर्स भी इसे तोड़ नहीं सकते थे। इस वजह से सभी लोग घर के अंदर काफी हद तक सेफ और निश्चिंत महसूस कर रहे थे। अब सभी लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं और 15 साल पहले हुए क्रिएचर्स के हमले के बारे में बात करने लगते हैं। वे बात करते हैं कि उस समय किसने कैसे बचाव किया। इस दौरान हेनरी कहता है, जब क्रिएचर्स पहली बार पृथ्वी पर आए थे, मैंने अपने आंखों के सामने कई लोगों को मारते देखा। तब मैं अभी नई आर्मी फोर्स में था और हमारा कर्तव्य था क्रिएचर्स से मुकाबला करना। लेकिन उसी काम के दौरान क्रिएचर्स ने कई मेरे साथियों को मार दिया और उनके शवों को तक खा लिया। सौभाग्य से मैं उस समय एक नाले में गिर गया था जिसमें नमक वाला पानी था। इस वजह से मैं बच गया, क्योंकि क्रिएचर्स नमक वाले पानी को सहन नहीं कर सकते। जब हेनरी यह सब बता रहा था, तभी माइकल जॉन को इशारा करके कहते हैं कि वह टेबल से चाकू उठाए। जॉन समझ जाता है कि हेनरी शायद अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह तुरंत चाकू अपने हाथ में ले लेता है। फिर जब वे फिर से वहां बातें कर रहे थे, तभी सांप जैसी एक क्रिएचर वहां आता है और छोटे पाइप के जरिए से अंदर घुस जाता है। इसी बीच जॉन हेनरी से ताश खेलने की बात करता है, ताकि मौका पाकर हेनरी से उसकी बंदूक ले सके। लेकिन तभी हेनरी जॉन की तरफ बंदूक तानता है और कहता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चाल मुझे समझ नहीं आते। खेल के बहाने मेरी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहे हो ना? और जब तुमने खाने के समय हाथ में चाकू उठाई थी, तभी मुझे पता चल गया कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, हम तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? हम सिर्फ यहाँ एक रात बिताने आए हैं, तो हमारे साथ ऐसा झगड़ा करना सही नहीं है। लेकिन हेनरी उससे बुरे बर्ताव करता है, जिसे देकर जॉन का बेटा जेम्स भी हेनरी की बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी मियाँ सभी को कहती है, तुम लोग सभी शांत रहो। इतनी चिल्लाहट और शोर से सभी क्रिएचर्स यहाँ आ जाएंगे और फिर देखोगे कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इस पर सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं। लेकिन उसी समय सांप जैसी क्रिएचर वहां आ जाती है और तुरंत माइकल की पत्नी स्टेला पर हमला कर देती है। क्रिएचर स्टेला का गला दबा देता है, लेकिन माइकल तुरंत स्टेला को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच जेम्स उस क्रिएचर पर नमक फेंकता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी जॉन ने हेनरी की बंदूक अपने हाथ में ले ली थी और वह तुरंत उस क्रिएचर पर गोली चलाने लगता है। लेकिन क्रिएचर एक जगह से दूसरी जगह तुरंत हिल जाता है, जिससे जॉन उसे ठीक से निशाना नहीं बना पाता। फिर क्रिएचर जॉन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी मियाँ चाकू लेकर आती है और वह चाकू से क्रिएचर को 2 हिस्सों में काट देती है, जिससे क्रिएचर मर जाता है। इस बार सभी सेफली बच जाते हैं। कुछ ही समय बाद जॉन
हेनरी की बंदूक छीनकर फेंक देता है और सभी मिलकर हेनरी को एक कुर्सी से बांध देते हैं ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इस बीच स्टेला बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए सभी मिलकर स्टेला का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बाहर से वे बहुत तेज आवाजें सुनते हैं। उनकी चिल्लाहट और शोर की वजह से सैकड़ों क्रिएचर्स वहां पहुंच गए हैं और वे सभी मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह सब बाहर लगे कैमरों के माध्यम से देख पा रहे थे। इस बार क्रिएचर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे जॉन को शाक होने लगता है कि शायद इस बार ये क्रिएचर्स दरवाजा तोड़ देंगे। अगर वे किसी तरह भी अंदर घुस गए तो क्षण भर में सभी को मार डालेंगे। इसलिए जॉन अपने अंकल माइकल से कहता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए, क्योंकि क्रिएचर्स जिस तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ ही समय में वे अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन माइकल अब भी भागने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेला इतनी ज्यादा घायल थी कि अब कहीं जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तभी हेनरी बोलता है, मेरे पास एक गाड़ी है और उसमें पेट्रोल पूरा भराव है, तुम लोग मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ तुम एकदम सेफ रहोगे। सब लोग पूछते हैं वो कौन सी जगह है। हेनरी बताता है वो एक गेट है, वही जगह जहाँ से ये क्रिएचर्स निकले थे। अब सारे क्रिएचर्स बाहर आ चुके हैं तो गेट्स अभी खाली हैं, इसलिए वही हमारे लिए सबसे सेफ ठिकाना है। वह आगे कहता है कि वो गेट की देखभाल का जिम्मा भी संभालता था, इसलिए गेट पर लगे डिवाइसों और वहाँ के रहने खाने की व्यवस्था के बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन है। हेनरी यह भी बताता है कि वहाँ आर्मी फोर्स के रहने के लिए सेफ रूम बने हुए हैं, अगर वे वहाँ पहुँच गए तो अब उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। तो हेनरी का कहना है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगा। जॉन झट से पूछता है, तो तुम हमें ये जगह के बारे में पहले क्यों नहीं बताए? हेनरी जवाब देता है, उस समय मेरा खास ध्यान नहीं था, अभी अचानक याद आया इसलिए बता रहा हूँ। तब जॉन अपने अंकल माइकल से कहता है, हमें हेनरी की बात पर विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि अब हमें उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही वहाँ कुछ सेफ रूम है, शायद स्टेला के इलाज या किसी और चीज के लिए भी, इसलिए हमें सभी को वहाँ पहुँचना चाहिए। स्टेला की शरीर से उस समय बहुत ज्यादा खून बहा रही थी, इसलिए माइकल भी अब वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वे लोग वहाँ से निकालने की प्लान बनाते हैं। असल में इस घर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है, जिससे शायद वे बाहर जा सकते हैं, लेकिन चूंकि दरवाजा पीछे है इसीलिए हेनरी की गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी, उसकी गाड़ी सामने की ओर खड़ी थी। इसके बाद वे सभी पीछे के दरवाजे से निकलते हैं और पैदल ही गेट की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में काफी आगे बढ़ने पर वे सड़क के बीच में एक मरे हुए क्रिएचर देखते हैं। मिया उस क्रिएचर के पास जाकर करीब से देखने लगती है। तभी वहाँ सांप जैसी एक और क्रिएचर आ जाती है और मिया के पैर को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन किसी तरह मिया को बचा लेता है। इस बीच हम हेनरी के हाथ पर एक चोट देखते हैं। शायद यह पिछले क्रिएचर्स के हमले की वजह से हुई थी, लेकिन हेनरी ने यह सब सभी से छुपा रखा था। फिर वे सभी फिर से पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते वहाँ सुबह हो जाती है। तभी वे सड़क के बीच में एक गाड़ी पाते हैं। सभी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं वे देखते हैं कि स्टेला के शरीर में बदलाव आ रहा है। असल में स्टेला का शरीर धीरे धीरे बदलकर क्रिएचर्स जैसा हो रहा था। शायद यह पिछली रात के उस हमले की वजह से हुआ। स्टेला खुद यह बदलाव महसूस करती है। फिर वह सभी से बंदूक छीन लेती है और गाड़ी से उतरकर खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन स्टेला बंदूक उसकी ओर तान के कहरा हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की ऊंचाई से हजारों क्रिएचर्स उनकी ओर दौड़ते आ रहे थे। माइकल स्टेला से कहता है कि गाड़ी में चढ़ो, लेकिन स्टेला उनकी कोई बात नहीं सुनती। इस वजह से जॉन माइकल को अकेला गाड़ी में बैठा लेता है और जब वे क्रिएचर्स को आते देखते हैं तो वे सभी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चले जाते हैं। इस बीच क्रिएचर्स स्टेला पर हमला कर देते हैं। वे स्टेला को काट कर खा लेते हैं। स्टेला के लिए यह देखकर सभी का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें उसे वहां छोड़ना पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे हेनरी के काम करने वाले गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखता। शायद सारे लोग वहां से भाग गए थे। फिर हेनरी उन्हें गेट के अंदर ले जाता है जहां वे कभी रहते थे। हेनरी पूरे जगह का चक्कर कराते हुए सबको सब कुछ दिखाता है। जॉन वहां देखता है कि वहां बहुत सारी नमक की व्यवस्था की गई है। हेनरी बताता है, असल में हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ हर संभव इंतजाम किया गया है। यही नमक और नमकीन पानी इन क्रिएचर्स के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी हथियार है। अगर कोई क्रिएचर यहाँ अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम इन्हीं नमकों का इस्तेमाल करके उन पर हमला करेंगे। इसी बीच लॉरा नोटिस करती है कि माइकल की पीठ पर एक घाव है और वहां से खून बह रहा है। लॉरा तुरंत कुछ ट्रीटमेंट आइटम निकालकर माइकल के जख्म का इलाज शुरू कर देती है। हेनरी उन्हें एक बुलेट प्रूफ रूम की ओर लेकर जा रहा था, तभी अचानक एक क्रिएचर उन पर टेढ़ा हो आता है। सब मिलकर किसी तरह उस क्रिएचर को मार देते हैं और फिर एक कमरे में छुप जाते हैं। लेकिन जल्दी ही वे महसूस करते हैं कि गेट के अंदर से धीरे धीरे और भी क्रिएचर्स आ रहे हैं, क्योंकि वे बार बार उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जब
जब हेनरी समझता है कि गेट के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स आ चुके हैं तो वह अकेले ही उस बुलेट प्रूफ रूम में चला जाता है और तुरंत ही उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। वहीं वह एक वैक्सीन भी लेता है। दरअसल कल रात जो घाव उसके हाथ पर हुआ था वह क्रिएचर्स के हमले की वजह से था, इसलिए अब हेनरी भी शायद स्टेला की तरह क्रिएचर में बदलने लगा है। बढ़ती घबराहट के बीच एक के बाद एक क्रिएचर अंदर आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जॉन समझ जाता है कि वहाँ एक पाइप है जो पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है और उसी पाइप के रास्ते से ये क्रिएचर अंदर आ रहे हैं। तब जॉन सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वह माइकल और सबको बताता है कि ये पाइप काफी बड़ा है और इसके अंदर एक सीढ़ी भी लगी हुई है, इसलिए वह खुद उस सीढ़ी से ऊपर जाएगा और जिस जगह से क्रिएचर आ रहे हैं वहाँ वह बहुत सारा नमक फैला देगा। इसके बाद पाइप की लाइन चालू करवाकर पूरी पाइप को नमक से भर दिया जाएगा। ऐसे करने पर जब क्रिएचर यहाँ से अंदर आने की कोशिश करेंगे तो नमक उन्हें मार देगा। तब जॉन तुरंत उस पाइपलाइन के अंदर कूद पड़ता है। जैसे ही वह पाइप के अंदर ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है वहीं एक क्रिएचर आ जाता है और उस पर झपट्टे मारता है, लेकिन जॉन के पास नमक था इसलिए वह तुरंत नमक क्रिएचर पर फेंक देता है। कुछ ही देर में वह क्रिएचर मर जाता है। हालांकि याद रहे, कल जिस गाड़ी वाले आदमी ने उस क्रिएचर पर नमक फेंका था तब उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं हुआ था क्योंकि वहां फेंका गया नमक बहुत कम था। इसी बीच जॉन बड़ी मुश्किल से पाइपलाइन के ऊपर पहुंचता है। दूसरी तरफ नीचे जो बाकी लोग थे वे चारों तरफ से क्रिएचर्स द्वारा पूरी तरह घेर लिए गए थे, इसलिए वे वहां से हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जेम्स के पास एक बंदूक थी तो वह उसी से क्रिएचर्स का सामना करने की कोशिश करता है और ठीक उसी समय ऊपर से जॉन की आवाज सुनाई देती है। जॉन जेम्स से कह रहा होता है कि जल्दी करो, पाइपलाइन ऑन कर दो। तब माइकल जेम्स से कहता है कि वह बाकी सभी की देखभाल करे और खुद पाइपलाइन चालू करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में माइकल पर कई क्रिएचर्स हमला करते हैं, लेकिन वह अपने पास रखी कुल्हाड़ी की मदद से उन्हें हराने में कामयाब होता है और पाइपलाइन तक पहुंच जाता है। फौरन ही वह पाइपलाइन का स्विच ऑन कर देता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है पाइपलाइन से नमकीन पानी निकलने लगता है जो गेट के अंदर लगभग हर जगह गिरता है। गेट के अंदर जितने भी क्रिएचर्स थे उनके ऊपर नमकीन पानी गिरते ही वे तुरंत झुलस कर मर जाते हैं। इसी बीच अचानक हेनरी वहां आता है और सभी की तरफ बंदूक ताने कहता है अब यह पृथ्वी इंसानों की नहीं है बल्कि सिर्फ क्रिएचर्स की होगी, और वह लावरा की ओर गोली चलाने लगता है। तभी जॉन उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी क्षण वहां एक विशाल आकार का क्रिएचर आ जाता है जो बाकी क्रिएचर्स की तुलना में बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। तो यह विशाल क्रिएचर तुरंत ही हेनरी को निगलकर खत्म कर देता है। जॉन यह देखकर तुरंत अपनी फैमिली को एक कमरे में सेफली ले जाता है। कमरे में पहुंचकर वह कुछ शक्तिशाली केमिकल्स इकट्ठा करता है। सभी मिलकर इन केमिकल्स को मिलाते हैं और एक सुपर स्ट्रॉन्ग गैस तैयार करते हैं जो नमकीन पानी की तरह क्रिएचर्स पर असर करेगी और उन्हें तुरंत मार देगी। कुछ ही समय बाद जब क्रिएचर उनके ऊपर हमला करता है जॉन तुरंत यह गैस उस पर फेंक देता है। गैस के प्रभाव से क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जॉन और उसका फैमिली वहीं कमरे में इंतजार करते हैं कि सूरज उगे और सुबह हो। सुबह होते ही जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आसपास एक भी क्रिएचर नहीं है। पृथ्वी फिर से सिंपल हो गई थी क्योंकि ये क्रिएचर्स सिर्फ एक दिन के लिए पृथ्वी पर आए थे, लेकिन इस एक दिन में ही ये क्रिएचर्स लाखों लोगों को मार चुके थे और लगभग पृथ्वी का आधा हिस्सा तबाह हो गया था। फिर भी दुनिया में कई बचे हुए सर्वाइवर्स थे जो अपनी पृथ्वी को फिर से नया रूप देने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हम जॉन और उसके फैमिली को देखते हैं। वे सभी सेफ और जिंदा बच गए थे और बहुत खुश थे। अब जॉन और लॉरा फिर से एक हो गए और उनका फैमिली पूरी तरह पूर्ण हो गया। अंत में जॉन और उसका फैमिली एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।